हेलो दोस्तों, नमस्कार। मॉक टेस्ट सीरीज़ की अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए देखिए, ये तीसरी श्रृंखला है। हमें उम्मीद है कि हमारा मॉक टेस्ट आपको सभी लोगों को पसंद आता होगा और आपको इससे लाभ मिलता होगा। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें और आप इससे लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी के वीडियोस भी लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। लेकिन ये सीडीपी का जो सीरीज चल रहा है, इसके साथ जुड़े रहिए। और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न ये है कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो जो अनुभव लाती है, इससे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या जो बच्चे का अनुभव उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तीसरा है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए और चौथा ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो आप कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे? चलिए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या सुनते हैं। उन पर ध्यान नहीं देना, बच्चों के अनुभव पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही हमें सारी बातें पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इसलिए यह गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों के पूर्व ज्ञान पर ध्यान दे करके ही हम आगे उसको पढ़ा सकते हैं। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि उनका जो अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, उसे शामिल करें और फिर उन्हें आगे कक्षा में उनका अधिगम का शुरुआत करें, उन्हें शिक्षण कार्य शुरू करें उनके साथ। उन्हें अस्वीकार की बात नहीं होती है, उपेक्षा अस्वीकार ही है। तो इसलिए ये सभी ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह चोरी कर लेता है दवा का, तो वह बच्चा सोचता है कि हिंज को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यह एक कहानी है जिसमें एक हिंज नाम का व्यक्ति रहता है और वह उसकी पत्नी बीमार रहती है, उसको कैंसर हुआ रहता है, बहुत गरीब रहता है बेचारा। दवा कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि एक विशेष प्रकार की दवा है, एक केमिस्ट के पास वो है, अगर वो दवाई मिल जाती है तो आपकी पत्नी की जान बच सकती है। वह बहुत कोशिश करता है, केमिस्ट के हाथ पांव जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि कुछ पैसे ले लीजिए और बाद में हम और पैसे दे देंगे। लेकिन वह दवा बहुत महंगी रहती है, इतना पैसा उसके पास नहीं रहता है कि वो पैसा वो जुटा करके ले सके। फिर वह क्या करता है, अपने जान पहचान के लोगों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाता है कि जितना कि उसे चाहिए था, जितने की वह दवा मिल सकती थी। फिर वह जाता है और उससे गिड़गिड़ाता है कि हमें दवा दे दीजिए, नहीं तो हमारी पत्नी की जान चली जाएगी, हम बाद में आपको पैसा ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे। लेकिन वह दवा नहीं देता है। अब क्या है कि वह एक देश बना लेता है कि हमें इस दवा को किसी न किसी तरह से प्राप्त करना है, तो वह रात में केमिस्ट के घर में चोरी कर लेता है और ले जाता है, डॉक्टर को देता है, जिससे उसकी पत्नी की जान बच जाती है। ये पूरी स्टोरी है। तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया हुआ है, या कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, वहाँ पर ये कहानी सुनाई जाती है। तो देखिए क्या है, जब एक बच्चा, जब ऐसे वहाँ से कुछ प्रश्न बनाए गए थे, ये पूरी जानकारी, ये पूरा कोलबर्ग का मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। आप जा करके प्लेलिस्ट में बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सीधे हिट करता हूँ। क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। बच्चा क्या है, बच्चा यही सोचेगा कि अगर दवा चोरी करेगा तो वह पकड़ा जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा, इसलिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास। सार्वभौमिकता, ये तो 5वीं स्टेज होती है, ये सभी अलग अलग स्टेज होते हैं। ये कोलबर्ग
का वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बहुत जल्दी इस चैनल पर अपलोड होने वाला है और पूरा विस्तृत जानकारी यहाँ पर अपलोड होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चे अपने आप से बोलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कहीं बैठे रहेंगे, कुछ काम करेंगे तो अपने आप से अकेले ही वो बात करते रहते हैं, वार्ता करते रहते हैं, तो उसे वाइगोट्स्की क्या कहते हैं? भ्रांत वार्ता कहते हैं। पहला ऑप्शन है भ्रांत वार्ता, दूसरा है समस्यात्मक वार्ता, तीसरा है अहम केंद्रित वार्ता और चौथा है व्यक्तिगत वार्ता। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, वो भ्रांत वार्ता नहीं करता है, समस्यात्मक वार्ता भी नहीं करता है। जहां तक अहम केंद्रिता की बात है तो लेव वाइगोट्स्की नहीं कहते हैं, ये जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रिता। वाइगोट्स्की का मानना है कि बालक क्या करता है, व्यक्तिगत वार्ता करता है, वह व्यक्तिगत वार्ता के द्वारा ही अपने सभी प्रॉब्लम को दूर करता है, अपने कार्य को दिशा निर्देश देता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, व्यक्तिगत वार्ता, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपका परम कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके और भी दोस्तों तक ये पूरी व्याख्या पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो कौन सी विचारधारा है? विशेष शिक्षा की विचारधारा है, या बहुल सांस्कृतिक शिक्षा है, या समावेशी शिक्षा है, या मुख्यधारा शिक्षा है? तो कौन सी शिक्षा है? यह विचारधारा को इस विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस व्यवस्था में बनाई गई है, तो उसी व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा में ही ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए भाई? देखते हैं क्या चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी कर दे कि एक बच्चा कहीं किसी बैकग्राउंड से आता है, एक बच्चा दूसरे बैकग्राउंड से आता है, तो उन सभी चीज़ों को वह अनदेखी करे। उसका पूर्व ज्ञान क्या है, इस बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, मतलब दोनों अलग अलग बच्चे हैं, इसका पूर्व ज्ञान क्या है, उसका अनदेखी करे। दूसरा ऑप्शन है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और थर्ड ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, विद्यार्थियों के बीच तुलना करे। या चौथा ऑप्शन है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, केवल विशेष संस्कृति के बच्चों की बात कर रहा है, मतलब कि एकल शिक्षा की बात हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ अगर कोई चीज़ अनदेखा कर रहा है शिक्षक तो वो भी गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बच्चे की जो संस्कृति है उसको महत्व देना जरूरी है एक शिक्षक के लिए, ना कि उसका अवहेलना करना। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण की बात करता है, या मुख्य धारा शिक्षा की बात करता है, या एकीकृत शिक्षा की बात करता है, या समावेशी शिक्षा की बात करता है? तो आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि सभी बच्चों को समान रूप से और अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात हो और समान रूप से एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाए तो वो होगी समावेशी शिक्षा। तो आरटीई 2009 जो एक्ट है उसके तहत समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। आपके क्लास में बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो अनुमति नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए।
तीसरा ऑप्शन है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो भाई आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या आप उसको डांट देंगे, डांट कर बैठा देंगे, चुप रहो, कुछ पूछना नहीं है, जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाओ? ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हाँ उसे प्रेरित करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, ऐसे सब थोड़ा सा उसको पुनर्बलन दे करके ही उसे प्रेरित किया जा सकता है। एक प्रश्न पूछेगा तो आगे और भी प्रश्न लाएगा, उसकी जिज्ञासा दबेगी नहीं और जिज्ञासा आगे बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? नहीं है, कौन सी प्रक्रिया नहीं है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति अभ्यास। तो इसमें से कौन सा नहीं है? 3 है, लेकिन एक कोई ऑप्शन है जो नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं है। भाई निर्देश एवं संचालन करेंगे तो वह प्रक्रिया है, मुख्य प्रक्रिया में आता है कि बच्चों को आप निर्देशित करते रहिए और संचालित करते रहिए। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया कराना बहुत जरूरी है। कंठस्थीकरण, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, ये नहीं करवाना है, कंठस्थीकरण नहीं करवाना है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया है नहीं करनी है कौन सा काम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे कब सीखते हैं? देखिए कब सीखते हैं, वह श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करवाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो भी निगेटिव वर्ड आते हैं उनको आपको तुरंत डिक्लाइन कर देना, हटा देना है। कि ऐसे अगर निगेटिव वर्ड किसी ऑप्शन में है तो उसे तुरंत कट कर देना है, वो ऑप्शन आपका सही आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, अध्यापक पर नकल करने को बढ़ावा देना, छपनी लगा के छाप दो, ऐसा नहीं करना है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं को बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करे, डांट कर पढ़ाए, नहीं बैठो तुम इस पर ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुनो, ये सारी बात कहना जरूरी है। बार बार नियंत्रण कहा जाता है कि किसी को बांध करके बाजार नहीं लगवाई जा सकती, तो नियंत्रित करना ये ज़्यादा सही नहीं है। याद करवाना, ये भी रटने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग अगर लेता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है बालक, तो वह बच्चे प्रभावी रूप से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, लियो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, अधिगम है क्या चीज़? एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। तो जैसा कि आप जानते हैं लियो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत एक सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत ये कहते हैं कि जो अधिगम होता है बालक का, वो सामाजिक गतिविधि है। बालक अपने समवयस्कों से सबसे अधिक सीखता है। ये इनका कथन है कि बालक अपने समवयस्कों से सबसे अधिक सीखता है। वो जिस समाज में रहता है, समाज में अपने आसपास के लोगों को देख करके समाज में ही वो अधिगम करता है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, एक सामाजिक गतिविधि लियो वाइगोत्स्की मानते हैं। लियो वाइगोत्स्की का ये मानना है कि यह एक सामाजिक गतिविधि है। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज के सीरीज़ का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो बनाने के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए, हमें खोज करने के लिए, आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो सके एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं किसी अगले सीरीज़ में।